हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के मुख्य परीक्षा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने यूट्यूब पे मुख्य परीक्षा की क्लासेस आरंभ की हैं और इसके हम 9 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका 10वां भाग पढ़ने वाले हैं। ये सभी जो भी आपको वीडियो में बताया जा रहा है, ये थोड़े दिनों में ये जो वीडियोज़ हैं वो पेड हो जाएंगी, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पूरा कर चुके हैं, ऋग्वैदिक काल कर चुके हैं और आज हमारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न रहेगा और कुछ उत्तर वैदिक काल से संबंधित राजनीतिक दशाएं और महावीर स्वामी का वर्णन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूत्र साहित्य का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। सूत्र साहित्य क्या होता है, ये आपको 5 मार्क्स में लिखना है। मेरे ये जो नोट्स है प्राचीन इतिहास के, इसमें आपको 5 नंबर का, 11 नंबर का, ये सभी आपको मिलेंगे क्वेश्चन और 3 नंबर के। इससे आपको किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हो, किस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सूत्र साहित्य का संक्षिप्त दर्शन कीजिए। तो वैदिक साहित्य के विशाल और जटिल होने पर कर्म कांडों में संबंध सिद्धांतों को एक नवीन रूप दिया। मतलब वैदिक साहित्य जो था वो विशाल था और जटिल था, तो जो कर्म कांड से संबंधित सिद्धांत थे उनको एक नया रूप दे दिया गया। इन संख्यात्मक वाक्यों को क्या बोला जाता है, इन संख्यात्मक वाक्यों को हम सूत्र बोलते हैं। सामान्यतः ये सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। स्रोत सूत्र क्या होते हैं? वैदिक यज्ञ संबंधी कर्म कांड का अध्ययन। स्रोत सूत्र क्या होते हैं? जो सुन के होता है साहित्य, तो वो स्रोत सूत्र कहलाता है और इसमें वैदिक यज्ञ संबंधी कर्म कांड होते हैं। नेक्स्ट होता है गृह सूत्र। अब जिसमें गृह है मतलब घर से संबंधित गतिविधियां हैं, तो गृहस्थ के कर्तव्यों का इसमें वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में सामाजिक नियम होते हैं, तो सामाजिक नियमों का वर्णन है। सुलभ सूत्र क्या है? सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन है। तो स्रोत सूत्र क्या है? वैदिक यज्ञ संबंधी कर्म कांड का अध्ययन। गृह सूत्र क्या है? गृहस्थ के कर्तव्यों का वर्णन। धर्म सूत्र क्या है? सामाजिक नियमों का वर्णन। और सुलभ सूत्र क्या है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार बताइए। ये भी हम 5 नंबर में करेंगे। तो आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की और इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण PDF और उपयोगी वीडियो की लिंक वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और ये जो जिनसे आप पढ़ रहे हो, ये मेरे प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं। इन प्राचीन इतिहास के नोट्स की अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, पूरा का पूरा जो पैकेज है हमारा, उसकी सॉफ्ट कॉपी 300 रुपये की है। और अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी इसकी 600 रुपये में है। और इसमें आपके पूरे 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर का कवर रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। पूरा पैकेज प्राचीन इतिहास से आरंभ होकर निबंध तक रहेगा, जिसमें आपको टोटल 25 बुकलेट मिलेंगी। 25 बुकलेट में आपके 5 नंबर, 11 नंबर का रहेगा। साथ में 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। तो टोटल आपके 5 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर का पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो मंगा सकते हैं, या आप इनकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, मतलब PDF फॉर्म में भी है, तो आप PDF में भी ले सकते हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख है। सप्त सैंधव मतलब क्या होता है? 7 नदियों का क्षेत्र। मतलब सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, तो वो जो जहाँ पे बहती होंगी, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। उसको 7 नदियों का क्षेत्र भी बोलते हैं। ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, सतलुज, बिपाशा, परुष्णी, वितस्ता और अश्किनी। ये वर्तमान में इनके नाम चेंज हो गए हैं। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र, जो आर्यों का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। और सतलुज से यमुना तक का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ब्रह्मवर्त क्या कहलाता है। तो सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र कहलाता था ब्रह्मवर्त। बाद में पूरे भारत में आर्यों ने विस्तार किया था। पहले जो आर्यों का जो विस्तार था केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था। जैसे कि हमारा भारत है, तो ये जो ये पश्चिमी जो क्षेत्र था, यहाँ पे आर्यों का विस्तार, लेकिन धीरे धीरे आर्यों ने पूरब में विस्तार करना स्टार्ट किया और दक्षिण में विस्तार करना आरंभ कर दिया था।
अगला है सर दर्शन के दर्शक और उनके प्रवर्तक बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताओ। ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और ये आपको मेंस में भी 5 नंबर में पूछ सकते हैं। तो सर दर्शन में सबसे पहले 6 दर्शन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। अब इनके प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के थे महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि, मीमांसा दर्शन के थे आचार्य जैमिनी, वैशेषिक दर्शन के थे कणाद मुनि, योग दर्शन के थे पतंजलि और वेदांत दर्शन के थे वादनारायण व्यास। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न मतों का परीक्षण करो। मतलब अलग अलग लोग उनको बोलते हैं, कोई बोलता है कि ये भारत के ही थे, कोई बोलता है ये विदेशी थे। तो आपको बताना अलग अलग मतों से इनको परीक्षण देना। ये आपको 11 नंबर में 200 शब्द में ये पूछा जाएगा। तो आपको 2 पेज में इसका आंसर मेंशन करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आर्यों के मूल इस निवास स्थान को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। इनमें विद्वानों का एक वर्ग आर्यों को देश का मानता है और मतलब देश विदेश का मानता है, दूसरा वर्ग भारत का मानता है। अब हम आर्य विदेशी मूल के थे, मतलब हमारे भारत के नहीं थे, इसके पक्ष में तर्क पढ़ते हैं। तो फिलिप विलियम जोन्स के अनुसार आर्य यूरोपीय थे। इनकी संस्कृति व यूरोपीय भाषा के अनुसार इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। फिलिप विलियम जोन्स क्या कहते थे कि आर्य यूरोपीय थे। उन्होंने को यूरोपीय क्यों कहा? क्योंकि इनकी संस्कृति यूरोप से मिलती जुलती है, इनकी भाषा यूरोप से मिलती जुलती है। इसके अनुसार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। संस्कृत में पिता को पितृ तो लैटिन में वाटर कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहा जाता है, जो एक दूसरे से मिलता जुलता है। ये सोचकर भी इन्होंने ये बोला कि ये यूरोप से ही होंगे। तिलक ने आर्यों का देश आर्कटिक प्रदेश बताया। जो हमारे बाल तिलक थे उन्होंने इनको क्या बोला? आर्कटिक प्रदेश बोला। उनका यह निर्णय ऋग्वेद और अविस्ता में वर्णित भौगोलिक साक्ष्यों पर आधारित है। तिलक ने ये इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा और उसमें भौगोलिक साक्ष्य देखे, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये आर्कटिक प्रदेश से संबंधित है। तिलक के अनुसार इस क्षेत्र में भयंकर हिमपात होता है। तिलक क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र में भयंकर हिमपात होता है। नेक्स्ट है विपक्ष में तर्क। भाषा संबंधी एक रूपता निश्चित तौर पर यह प्रमाणित नहीं करता है कि आर्य यूरोप में रहते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं विदेशी नहीं थे, वो क्या कहते हैं? केवल आप भाषा के कारण ही केवल ये नहीं कह सकते हो कि आर्य यूरोप में रहते थे। यूरोप भाषा में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो वेदों के समकालीन जो यूरोप के ग्रंथ तरासे गए, तो ऐसा देखा गया कि वहाँ पे ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आर्यों से संबंधित हो। आर्यों का आदि देश मध्य देश था, मध्य एशिया था। यह मत मैक्स मूलर ने दिया। आर्यों का देश क्या था? मध्य एशिया था। यह मत किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। बोगुज कोई अभिलेख से आर्यों के प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त होते हैं, लेकिन पी गाइल्स इससे असहमत थे। अब आर्य देसी मूल के थे, मतलब हमारे भारत के थे। ये किसने बोला? तो अनेक विद्वानों के अनुसार आर्य मूलतः भारत के निवासी थे। अनेक विद्वान मानते हैं कि आर्य भारत के निवासी थे, उनका आगमन विदेश से नहीं हुआ है। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? इस मत के प्रतिपादक थे AC दास, TS त्रिवेदी और गंगानाथ झा। इसके अनुसार ऋग्वेद में जिस भौगोलिक अवस्था तथा प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया है वह सप्तसेंधा प्रदेश के वर्णन से मिलता जुलता है। किससे? सप्तसेंधा प्रदेश के वर्णन से मिलता जुलता है। लेकिन इस मत में भी अनेक त्रुटियां हैं। अगर आर्य भारत के ही निवासी थे तो संपूर्ण भारत का आर्यीकरण एक साथ क्यों नहीं हुआ? तो इस प्रकार से अलग अलग मत है, कोई उनको यूरोप का मानता है और कोई उनको भारत का मानता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों मत लिखी है, दोनों के पक्ष में और विपक्ष में। इसी प्रकार से किसी का भी हमको आलोचनात्मक करना है तो उसका हमको लिखना पड़ेगा उसके पक्ष में और विपक्ष में। अब हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 5 नंबर में कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करो। तो ऋग्वैदिक काल जो थे व्यवहारिक आधार पर पितृसत्तात्मक था, मतलब वहाँ पे पिता जो था पितृ प्रधान था, पिता ही सर्वोपरि माना जाता था। परंतु स्त्रियों को भी सम्मानित स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को भी क्या था? सम्मानित स्थान प्राप्त था। इनका बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में पर्याप्त योगदान था। ऋग्वैदिक काल की जो स्त्री थी उनका बौद्धिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में पर्याप्त योगदान था तथा सभी धार्मिक जो सामाजिक कार्य में पुरुषों के साथ बराबरी की सहयोगी भी वो थीं। पत्नी के रूप में गृह स्वामिनी और सहधर्मिणी शब्द इनकी पारिवारिक गरिमा का प्रचारक है। मतलब यहाँ पे पुरुष महिला का सम्मान करता था, उसको नीचा नहीं गिराता था, वो गरिमा का परिचायक था।
पुत्रियों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार प्राप्त था, मतलब पुत्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। सभा में सक्रिय भूमिका अदा करती थी, जो सभा थी वहाँ पे ये सक्रिय भूमिका अदा करती थी। वर्ण व्यवस्था में कर्म गति आधार को अधिक महत्व दिया, जो वर्ण व्यवस्था थी वहाँ पे कर्म को अधिक महत्व दिया गया। धार्मिक प्रतीकों में देवियों के रूप में उषा, अदिति और सावित्री प्रमुख है। उस समय जो स्त्रियों थीं जिनकी पूजा की जाती थी, तो देवियों के रूप में वो कौन प्रमुख थी, तो उसमें उषा प्रमुख थी, अदिति प्रमुख थी और सावित्री प्रमुख थी। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि हम 5 नंबर में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक। और यही अगर हम उत्तर वैदिक काल की स्थिति पूछे तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिर गई थी। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और कुछ बड़े बड़े जो क्षेत्र घराने थे वहाँ पे और लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। ईशान क्या होता है अगर आपसे पूछे तो ऋग्वैदिक कालीन समिति जो होती है उनका जो सभापति होता था वो ईशान कहलाता था। क्या होता था ईशान? ऋग्वैदिक कालीन समिति का सभापति ईशान कहलाता था। पुरुषार्थ क्या होते हैं? ऐसे आदर्श जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, या बोल सकते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो पुरुषार्थ कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। ये हमने आज के क्वेश्चन पढ़े। कल से हम महावीर स्वामी जी का स्टार्ट करेंगे, जो हमारी 11वीं क्लास रहेगी। अगर आपको इसके पहले की क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में नाम मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री मेंस क्लास। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री मेंस क्लास पे क्लिक करेंगे तो उसके पहले के पूरे 9 वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने बताया आपको 25 फाइल आपको 1 से 6 पेपर तक की मिलेंगी, 12 फाइल आपको 3 मेल पार्कर की मिलेंगी। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लेना चाहते हैं तो 8 फाइल उसकी भी ले सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर्स के पुराने पेपर्स रहेंगे 2014 से 2019 तक के जो पेपर है वो उसमें कवर रहेंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा प्री का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री के पैकेज में 16 फाइल आएंगी प्लस 3 फाइल टेस्ट की आएंगी। इन 3 फाइलों में आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 100 टेस्ट का संग्रह ये रहेगा। और इन 16 फाइलों में आपको ट्रिक, योजना, मैप के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण विज्ञान, जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में वो सभी आपको मिलेगा, तो आप इनको ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।